नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हृदय के साथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए कनेक्ट होते हैं एक बेहतरीन क्लास से। आज हम बॉटनी के साथ में एक दूसरे के साथ में तारुफ कर रहे हैं, मिल रहे हैं। वनस्पति विज्ञान आपके साइंस, जनरल साइंस के सब्जेक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज मेरा प्रयास रहेगा कि इस क्लास और साथ ही साथ इसके बाद एक और क्लास आएगी, दो क्लासेस की मदद से मैं कंप्लीट बॉटनी या बॉटनी के उन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो आपकी परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा परिचर्चा बहुत सहज और सरल भाषा में कर दूं। जो बॉटनी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, उस बॉटनी को मैं बहुत आसान शब्दों में बयां करने की कोशिश करूंगा। दो क्लास रहेगी और इस दो क्लास में जो भी बॉटनी के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं, जो भी बॉटनी के कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट हैं, उसको मैं आसान बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉटनी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। आप सभी ये जानते हैं बहुत बेहतर ढंग से कि जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। और जीवन दो चीजों में पाया जाता है, या तो वो एनिमल में पाया जाता है या फिर वो प्लांट में पाया जाता है। जब वो एनिमल में पाया जाएगा और एनिमल का अध्ययन आप विशेष कर करेंगे तो वो आप जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और जब आप पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो आप बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। ये बेसिक जानकारी आप सभी लोगों को पता होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बात जरूर याद रख लेना कि बॉटनी के जो फादर माने जाते हैं वो थियोफ्रेस्टस साहब माने जाते हैं। ठीक है, थियोफ्रेस्टस साहब माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अरस्तु की ही तरह, अरस्तु कौन थे? बायोलॉजी या जूलॉजी के जो पिता थे, बिल्कुल उन्हीं के तरह लगभग 500 प्रकार के प्लांट्स का इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने 500 प्रकार के प्लांट का न केवल अध्ययन किया, बल्कि उनको एक बेहतर तरीके से उनके विषय में जो जानकारियां थी उसको उन्होंने कलेक्ट किया और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटेरम। हिस्टोरिका प्लांटेरम। इस पुस्तक में इन्होंने उन 500 प्रकार के प्लांट्स के बारे में एक व्यवस्थित जानकारी प्रदान किया सबसे पहले। और आप सभी ये जानते हैं कि विज्ञान तभी माना जाता है जब ज्ञानार्जन व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो। तो सबसे पहले प्रयास थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी वजह से इन्हें बॉटनी का पिता कहा जाता है। अब इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं जिस चैप्टर से, उसका नाम रहेगा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का मतलब होता है पादप ऊतक। सर ऊतक क्या है? ऊतक की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। ऊतक जो होता है या टिश्यू जो होता है वो सेल के मिलने से बनता है। आप सभी ये जानते हैं कि कोशिकाएं यानी कि सेल जब आपस में मिलता है, यानी कि जब कोशिका आपस में मिलता है, सेल आपस में मिलता है, तो टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण होता है। और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंग। और जब ऑर्गन मिलता है तो एक बॉडी यानी कि एक शरीर का निर्माण होता है। एक बॉडी यानी कि एक शरीर का निर्माण होता है। कहने का आशय यह है कि एक शरीर के निर्धारण में अंग मिलने से शरीर का जो है निर्धारण होता है। अंग कब बनते हैं? जब ऊतक मिलते हैं। जब ऊतक मिलते हैं तो अंग बनता है, और कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? ऊतक। तो ऊतक वह संरचना होती है जो कोशिकाओं के मिलने से बनती है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की डिफिनीशन को समझेंगे तो क्या कोई भी दो कोशिका मिल करके ऊतक बना सकती है? नहीं। क्या हमारे शरीर की एक कोशिका को निकाल लिया जाए और पेड़ पौधों की कोशिकाओं को मिला लिया जाए तो क्या वो ऊतक बनेगा? नहीं, ऊतक नहीं बनेगा। ऊतक बनने के लिए ऐसी दो कोशिकाओं का मिलना जरूरी है जिनकी रचना और जिनकी उत्पत्ति क्या हो? समान हो। वो बिल्कुल एक तरीके से दिखते हों, उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी हो, और साथ ही साथ उनका निर्माण और उनकी उत्पत्ति जो है
वो एक जैसी अगर हुई हो तब आप कहेंगे अगर ऐसी कोशिकाएं मिलेंगी, ऐसी सेल जब आपस में मिलेंगी तब जाकर के ऊतक का निर्माण होगा। इसी वजह से एनसीईआरटी ने लिखा है कि कोशिकाओं का वह समूह जो रचना एवं उत्पत्ति में क्या हो, समान हो, जिनकी रचना और उत्पत्ति क्या हो, समान हो, तभी जाकर के ऊतक का निर्माण होता है। कुछ बेसिक जानकारी आप जानते रहिएगा। जैसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप सेल का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप किसका अध्ययन करते हो, जिसके अंतर्गत आप अध्ययन करते हो सेल का, कोशिका का। ठीक उसी प्रकार से विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप ऊतक का अध्ययन करते हैं वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, वह औतकी कहलाता है। तो औतकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आप ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, नाम याद रखना, विंचेट। विंचेट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन याद रख लेना, हिस्टोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, मायर ने दिया था। तीन नाम आपको यहां पे याद रखने हैं जो ऊतक से संबंधित हैं और ये बार बार कंफ्यूज करते हैं। हिस्टोलॉजी, ऊतक का विज्ञान। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मायर। ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, विंचेट। लेकिन जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हैं, यानी कि जो ऊतक विज्ञान के पिता माने जाते हैं, वो किन्हें माना जाता है, वो मार्सेलो मैलपिघियन को माना जाता है। मार्सेलो मैलपिघियन जो हैं ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हैं या औतकी के संस्थापक कहे जाते हैं। तो तीन नाम आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ये तो बेसिक जानकारी थी। अब यहाँ पर ऊतक सर कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि एनिमल ऊतक अलग होता है और प्लांट ऊतक अलग होता है। हम इस समय बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट ऊतक के विषय में जानकारियों को एकत्र कर रहे हैं। जो प्लांट ऊतक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको आप बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना, यहाँ पे हिंदी में इसको बोलते हैं विभज्योतकी ऊतक। और एक होता है परमानेंट टिश्यू, यानी कि इसको बोलते हैं हम अस्थायी ऊतक। दोनों में क्या अंतर होता है पहले इसको क्लियर करते हैं। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, मेरिस्मेटिक हिंदी में बोलेंगे विभज्योतकी ऊतक, और याद रख लेना परमानेंट टिश्यू यानी कि इसको बोलते हैं अस्थायी ऊतक। पहले एक चीज को क्लियर करो। देखो, विभज्योतकी ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इनमें डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। ऐसे ऊतक विभाजित होते रहते हैं। और आप सभी ये जानते हैं कि किसी भी कोशिका में अगर विभाजन होगा तो वो डेवलपमेंट उसमें होगा, उसमें विकास होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है विभज्योतकी ऊतक विभाजन की क्षमता पाई जाती है इस प्रकार के ऊतक में। और याद रख लेना, इस प्रकार के ऊतक क्या करते हैं, पूरे समय तक क्या करते रहते हैं, विकास करते रहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, अभी आगे आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य के साथ में मेरी बात को सुनना। मैंने कहा कि वी से होता है विभज्योतक, वी से होता है विभाजन और वी से होता है विकास। यानी कि जब विभज्योतकी ऊतक में या मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन होगा तो ऐसे ऊतक क्या करेंगे, विकास करेंगे। अब वो विकास किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो लंबाई में विकास हो सकता है, वो चौड़ाई में विकास हो सकता है, वो मोटाई में विकास हो सकता है। पौधों में होने वाली जो समस्त डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, समस्त विकास की प्रक्रिया होती है, वो सब के सब मेरिस्मेटिक टिश्यू की ही देन होती है। एक छोटा सा पौधा आप अपने घर में लगाते हैं या बाहर लगाते हैं, कुछ दिनों के पश्चात वो धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा है, कुछ दिनों के पश्चात उसका विकास हो जाता है। वो विकास शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पे विभज्योतकी ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन हो रहा है। विभाजन ही विकास का आधार होता है, ये बात आपको समझ लेनी है। और परमानेंट को परमानेंट इस वजह से कहते हैं, अस्थायी ऊतक को अस्थायी इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इन प्रकार के ऊतक में क्या होता है, इस प्रकार के ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। और जब विभाजन की क्षमता नहीं होगी तो सिंपल सी बात यह है कि विकास की भी क्षमता नहीं पाई जाएगी। इस प्रकार के ऊतक जो होंगे वो विकास नहीं कर पाते हैं।
तो एक चीज मोटे मोटे तौर पे अभी अपने दिमाग में रखने का प्रयास करो कि किस प्रकार के ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, किस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और अगर इनमें विभाजन होगा तो एक बात ये तय है कि इन प्रकार के ऊतक या इन प्रकार की कोशिकाएं हमेशा क्या करेंगी, विकास करेंगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, विभज्योतकी ऊतक होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहले मैं इसको समझाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये 3 प्रकार का होता है। एक पहले प्रकार का जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा ऊतक जिनमें विभाजन की क्या हो रही है, क्षमता पाई जाती है। याद रखना, पहला जो प्रकार होता है इसको हम बोलते हैं एपिकल। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लेटरल। ठीक है, दूसरा होता है लेटरल। और तीसरा होता है इंटरकैलरी। याद रख लेना, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू इसे कहेंगे, या फिर लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे। 3 प्रकार के ये ऊतक पाए जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि विभज्योतकी ऊतक के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब होता है शीर्षस्थ। ध्यान से सुनते चलना, शीर्षस्थ। आपको बहुत आनंद आएगा, बस रिलैक्स होकर के मेरी बातों को सुनते चलिएगा। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक इसे कहते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक कहते हैं। चाहे तो आप मेरे साथ में प्यार से नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि कोई हड़बड़ाहट नहीं है। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं लेटरल, और लेटरल का मतलब होता है पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक। इसके बोलते हैं हम पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक कहते हैं, पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक कहते हैं। और ये जो तीसरा है इंटरकैलरी, ये बड़ी विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं अंतर्वेशी। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अंतर्वेशी। अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं या अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। बॉटनी आपको थोड़ा सा नाम से डरवाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप नाम से डरने की कोशिश मत करिएगा, बस ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा। सबसे पहले आते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के विषय में, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के विषय में बात करते हैं। देखिए, ये इसका नाम पकड़िए, नाम इसका नाम है एपिकल, यानी कि शीर्षस्थ। ये पौधों के तनों के शीर्ष पर पाया जाता है, टॉप पे पाया जाता है। यहां पे पाया जाएगा, ठीक है, या यहां पे टॉप पे पाया जाएगा, 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 यहां पे टॉप पे पाया जाएगा। ये जड़ों में भी जहां पे जड़ समाप्त होती है उसके टॉप पे पाया जाएगा, है ना। तो जब ये टॉप पे पाया जाएगा, शीर्ष पर पाया जाएगा, हमेशा शीर्ष पर पाया जाएगा, पौधों के शीर्ष स्थिति में पाया जाएगा, शीर्ष हिस्सों में पाया जाएगा। अब जब पौधों के शीर्ष हिस्सों में पाया जाएगा और शीर्ष हिस्सों में पाया जाएगा और वहां पे विभाजन होगा, तो पौधा क्या करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा। समझो इस बात को, प्यार से समझो। ये प्लांट है और प्लांट का मान लीजिए ये टॉप वाला हिस्सा है, और अगर यहां पे विभाजन शुरू हुआ, तो पौधा क्या करेगा, पौधा देखो लंबाई में बढ़ रहा है। पौधा क्या कर रहा है, लंबाई में बढ़ रहा है। यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है। और यहां पर जब शीर्ष भागों में विभाजन की क्षमता होती है, तो पौधा क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। और जब पौधा लंबाई में वृद्धि करता है, तो ऐसे वृद्धि को विज्ञान की भाषा में प्राथमिक वृद्धि कहा गया है। परेशान नहीं होना है, अभी मैं इसको लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलना। तो एपिकल समझ में आ गया। एपिकल क्या होता है, एपिकल ये पौधों के तनों के या जड़ों के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। और जब ये विभाजन होगा तो पौधा क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है, प्राथमिक वृद्धि करता है। कहने का मतलब है पौधा लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि इसको बोलते हैं पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक। तो ये जो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, नाम है पार्श्वीय। ये पौधों के पार्श्व का मतलब क्या होता है सर, किनारे। ये पौधों के किनारे, इस किनारे पर पाया जाएगा और इस किनारे पर पाया जाएगा। पार्श्व का मतलब ये होता है किनारा।
और जब यहां पर विभाजन होगा, विभाजन होगा, विभाजन होगा, और यहां पे विभाजन होगा, विभाजन होगा, तो बताओ ये पौधा किसमें वृद्धि कर रहा है? तो पौधा चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है। पौधा किसमें वृद्धि कर रहा है? चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि ये जो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है, पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक है, ये पौधों के पार्श्व हिस्सों में या किनारे वाले हिस्से में पाया जाएगा। और चूंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू का प्रकार है तो विभाजन होगा ही भाई। और जब यहां पे विभाजन होगा, पार्श्व में विभाजन होगा, तो पौधा चौड़ाई में वृद्धि करेगा। और चौड़ाई में होने वाली वृद्धि जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आ गया। प्राइमरी ग्रोथ लंबाई में वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ याद रख लेना चौड़ाई में वृद्धि। और तीसरे प्रकार होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी सर क्या होता है? इंटरकैलरी सब में नहीं पाया जाता है, सारे पौधों में नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ पौधों के ऊतक या कोशिकाओं में इंटरकैलरी ऊतक बहुत जबरदस्त तरीके के पाए जाते हैं। मैं इसको समझाता हूं। जैसे आपने घास को देखा है ना, घास को आप हमेशा कट करते रहते हैं, छांटते रहते हैं, या जानवर जो होते हैं गेजिंग यानी कि चरते रहते हैं, और उसके बाद देखिएगा शाम को जानवर चर के गए थे, शाम को आपने घास को कट करके आप गए थे, 3 दिनों के पश्चात फिर से घास निकलने लगता है। वहां पे कौन सा ऊतक होता है? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी ऊतक वह ऊतक होता है जो कि एपिकल यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का ही एक प्रकार होता है, लेकिन यह तब सक्रिय होता है जब जानवर या पशु या किसी अन्य गतिविधि के माध्यम से पेड़ पौधों के ऊपरी हिस्से यानी कि शीर्ष हिस्से को कट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो ये पुनः इंटरकैलरी ऊतक का ही कमाल होता है कि पौधे पुनः जो है वहीं से फिर से ऊपर आ जाते हैं, फिर से पौधे जो होते हैं आगे डेवलपमेंट की स्थिति में आ जाते हैं। अब इसको मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूं। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? विभज्योतिकी ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें बार बार क्या होता है? विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है सर? 3 प्रकार का। एक मैंने बताया है क्या? एपिकल। दूसरा मैंने क्या बताया है? लेटरल। एपिकल क्या होता है? ये जड़ और तनों के कहां पे पाया जाएगा? शीर्ष भागों पर पाया जाएगा। ठीक है, और जिससे पौधा क्या करेगा? जिससे जड़ों और तनों की क्या होगी? लंबाई में वृद्धि होगी। और लंबाई में होने वाली वृद्धि को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ये पौधों की चौड़ाई और क्या करता है? मोटाई में वृद्धि करता है। और पौधों की चौड़ाई और मोटाई में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? इसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और याद रख लेना इसमें कैम्बियम और कार्क कैम्बियम पाया जाता है। सर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम क्या होता है? वही ऊतक जो पार्श्वीय विभाजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो कोशिकाएं हमेशा विभाजन करने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हीं कोशिकाओं को हम कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तो वही लिखा गया है कि इसमें कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम पाया जाता है, जिससे इनमें क्या होती है? इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों? क्योंकि पौधा चौड़ाई में लेटरल की वजह से ही होता है, लेटरल की वजह से ही होता है। और तीसरा मैंने स्पेशल प्रकार बताया है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी यहां पे आपको यही बात याद रखना है कि यदि पौधों के शीर्ष भाग को यदि कोई जानवर खा ले तो अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक क्या करती हैं? नई शाखाओं को जन्म दे देती हैं, नई शाखाओं को जन्म दे देती हैं, यानी कि नई प्रकार की शाखाएं निकलने लगती हैं। ये इंटरकैलरी का ही प्रकार होता है। तो आशा करूंगा पूरा का पूरा मेरिस्मेटिक टिश्यू आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे प्रकार के ऊतक पे आते हैं। दूसरा प्रकार का ऊतक क्या है? परमानेंट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में क्या होता है? विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इनमें विभाजन की क्षमता क्या होती है? नहीं पाई जाती है। और विभाजन नहीं होगा इसका मतलब क्या नहीं होगा? विकास नहीं होगा। विभाजन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? विकास नहीं होगा। अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स किसके प्रकार हैं? वो परमानेंट के हैं। सिंपल को सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ऊतक होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, एक प्रकार से दिखते हैं, उनकी संरचनाएं एक जैसी होती हैं।
इस वजह से वो सिंपल है। और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स किस वजह से कहते हैं, क्योंकि उनमें जो ऊतक होते हैं उनकी संरचनाएं अलग अलग प्रकार से दिखाई देती हैं या अलग अलग प्रकार की होती हैं, इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है। सिंपल का मतलब होता है साधारण, सभी एक जैसे हैं, सभी एक जैसे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि उसमें जो होते हैं ऊतक या कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देती हैं। अब देखिए सिंपल क्या होता है, ये ऊतक जो होते हैं एक समान कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने प्रकार के इनका विभाजन भी किया गया है, यानी कि सिंपल ऊतक का भी विभाजन किया गया है। देखिए कैसे, इसको आप कैसे याद रखेंगे। सिंपल ऊतक का जो विभाजन किया गया है वो पीसीएस है, ठीक है। पीसीएस है, पीसीएस का मतलब क्या होता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीन प्रकार से ये बटा होता है सिंपल टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा, वो जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के ऊतक में वो बटा होता है। तो कुल मिलाकर के जो परमानेंट ऊतक है ना, अस्थायी ऊतक, उसमें आपको 5 पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें कितने आपको पढ़ने हैं, 5। एक पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम, ये 5 ऊतक के टाइप आप पढ़ते हो किसमें, परमानेंट में। और 3 आपने पढ़ लिया किसमें, 3 आपने पढ़ लिया मेरिस्मेटिक में, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। बार बार रिवाइज करते रहो, जब भी पढ़ो 4 कदम आगे पढ़ो, फिर आप पीछे मुड़ के देखो क्या आपने पढ़ा है, फिर 10 कदम आगे पढ़ो, फिर आप जो है पीछे मुड़ के देखो क्या आपने पढ़ा, फिर आप 15 कदम आगे पढ़ो, फिर आप पीछे मुड़ के देखिए। ऐसे बार बार रिवाइज करो अपने दिमाग को, जोड़ दो। ऐसे क्या होता है ना, पढ़ने में इंटरेस्ट भी जगता है और बड़े ही आसानी के साथ में चीजें आपको याद भी होती चली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा 3 प्रकार के होते हैं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर दोबारा कभी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो पैरेनकाइमा है ना, पैरेनकाइमा जिसको मृदूतक कहते हैं, इस प्रकार के ऊतक की ये विशेषता होती है कि ये ऊतक भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो ये भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, संचय करते हैं। ये भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, ये भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं, संचय करते हैं। आप कहते हैं ना कि भोज्य पौधे जो होते हैं वो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। तो आज ये समझ लीजिए कि वो जो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं, वो संचय करने वाला जो ऊतक है वो कौन सा ऊतक है, वो पैरेनकाइमा है, वो पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, ठीक है। दूसरा जो ऊतक है जिसको बोलते हैं हम क्या, दूसरे ऊतक को हम क्या बोलते हैं, दूसरे ऊतक को हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, ये पौधों को तन्यता प्रदान करता है। तन्यता, तन्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, तन्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ पौधे होते हैं हवा चलती है तो ऐसे हिलने लगते हैं, है ना, जिधर हवा चली उधर जो है वो भी हिलने लगे, आपने देखा होगा ना। तो इसका मतलब है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। वहीं पे कुछ पौधे जो होते हैं ना वो अड़े रहते हैं, ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, इसका मतलब है उनमें कोलेनकाइमा की कमी है, कोलेनकाइमा की कमी है। और तीसरे प्रकार का जो ऊतक होता है इसे हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो एक ऐसा ऊतक होता है जो पौधों के तनों को, फलों को दृढ़ बनाता है, दृढ़, इसका नाम ही है दृढ़ोतक। ये क्या काम करता है, ये मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, ये मजबूती प्रदान करता है, ये मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है या फिर कठोरता प्रदान करता है। मजबूती या क्या होता है, कठोरता प्रदान करता है। तो 3 प्रकार के ऊतक के 3 अलग अलग काम हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं, इसको समझिएगा। जब आप पीसीएस बनने की तैयारी में होते हैं और यूपीपीसीएस का एग्जाम देने के लिए आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो उसका पहला नियम यह है कि अगर वो एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको ज्ञान को क्या करना पड़ेगा, संचित करना पड़ेगा। नॉलेज, इंफॉर्मेशन को आपको पहले स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में जैसे जैसे ज्ञान को स्टोर किए, जैसे जैसे संचित हुए, वैसे वैसे आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई। रिजिड कौन होता है, अहंकारी कौन होता है,
वो होता है जिसके पास में नॉलेज कम होता है। जैसे जैसे नॉलेज आता जाता है, जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती जाती है, वो हम्बल होता जाता है, वो विनम्र होता जाता है। तो अगर कोई किसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये समझ जाइएगा कि उसके पास में नॉलेज बहुत होगा। आपने साधु या महात्मा या फिर किसी अन्य व्यक्ति को देख लीजिएगा, नॉलेज जैसे जैसे आता जाएगा वो कभी सैद्धांतिक नहीं हो सकता है, उसके अंदर व्यावहारिकता रहेगी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और फिर अगर फ्लेक्सिबिलिटी आती गई और एग्जाम क्लियर हो गया तो अब रियल यानी कि वास्तविक मजबूती आपके पास में आ गई। यानी अब आप बाहर से कठोर दिखने लगेंगे, बाहर से मजबूत दिखने लगेंगे। किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि आपको कोई छू दे। एक बार एग्जाम तो क्लियर होने दीजिए। तो एग्जाम की तैयारी से लेके एग्जाम क्लियर होने के बाद तक का जो प्रोसेस है वो परमानेंट टिश्यू का सिंपल जो ऊतक होता है उसके प्रकार है। पहले आप नॉलेज को संचित करोगे, फिर संचित करोगे तो आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और फिर आप एग्जाम क्लियर होने के पश्चात आप मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगेंगे। तो पैरेन्काइमा का काम होता है क्या? पैरेन्काइमा का काम होता है संग्रह करना, भोज्य पदार्थों को क्या करेगा? ये संग्रह करेगा। कोलेनकाइमा का काम क्या होता है? कोलेनकाइमा का काम होता है ये तन्यता प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? ये तन्यता प्रदान करता है। और स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है? ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और पौधों को क्या करता है? पौधों को दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि नाशपाती बाहर से कठोर क्यों दिखती है? जैसे आपने कुछ पौधों को देखा होगा, कुछ फलों को देखा होगा। अब केले को देखिए, केला नर्म होता है, टमाटर को देखिए नर्म होता है। वहीं पे कुछ फलों को देखिए, जैसे नाशपाती को देख लीजिए, नारियल को देख लीजिए, उसमें क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा की अधिकता होती है। और स्क्लेरेन्काइमा अगर अधिक मात्रा में पाया जा रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि वो धीरे धीरे क्या होगा? वो धीरे धीरे कठोर होता चला जाएगा। आशा करूंगा ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस पे। अगला है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? आपको ये समझ में आना चाहिए कि यह ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनी हैं। एक जैसी थी तो सिंपल था, एक से अधिक कोशिकाएं हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बन गया, वो एक प्रकार का जटिल ऊतक हो गया। और जटिल ऊतक दो प्रकार का होता है, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम। खूब आपने पढ़ा होगा जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल। यानी कि जाइलम जो होता है वो जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक क्या करता है? पहुंचाता है। ये बात तो आप सभी ये जानते हैं कि जाइलम का काम क्या होता है। जाइलम जड़ जो है, जिस जल को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उस जल को पत्तियों तक लेकर जाने का काम कौन करता है? जाइलम। जाइलम ही एक प्रकार का संवहनी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों एक प्रकार के संवहनी ऊतक होते हैं। इस बात को याद रख लेना। पौधों के अंदर संवहन का काम, यानी कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य इसी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो जाइलम जो होता है वो जड़ों से जल और खनिज को एब्जॉर्ब करता है और उसको क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। क्लियर है? जाइलम के अंतर्गत 4 प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं वो भाग लेती हैं। केवल इतना याद रख लेना है कि कौन कौन से कोशिकाएं इसके अंतर्गत भाग लेती हैं। तो इसके अंतर्गत ट्रैकिड्स आता है, इसके अंतर्गत वेसल्स आते हैं, इसके अंतर्गत जाइलम पैरेन्काइमा आता है और इसके अंतर्गत जाइलम फाइबर आते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ये 4 याद रख लेना। ये जाइलम के अंतर्गत पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बताना पड़ेगा कि जाइलम के अंतर्गत कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जाइलम जो होता है वो जल और खनिज को, जो कि जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उस जल और खनिज को कहां तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। अब दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या था? अब जल पहुंच गया है पत्तियों तक। अब पत्तियों की स्टोमेटा, जिसको रंध्र कहते हैं,
वो रिस्पायरेशन का कार्य भी करता है, एक वाष्पोत्सर्जन का काम करता है, एक श्वसन का भी काम करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को उसने एब्जॉर्ब किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के पास में पहुंच गया और जल भी पहुंच गया। और जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास में पहुंच गया और जब सूर्य का प्रकाश उसको मिलेगा, तो सूर्य का प्रकाश मिलने के पश्चात जो होता है, पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होगी तो भोजन का निर्माण होगा। तो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। क्यों पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता पत्तियों में ही पाई जाती है। इसके पीछे का कारण है कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप पौधे की पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण करती हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि केवल और केवल पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती हैं। उसके पीछे का जेन्युइन कारण यह है कि केवल और केवल हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट केवल पत्तियों के पास में ही नहीं होता है। जहां जहां भी जो भी पौधे के हिस्से आपको हरे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे हरे हिस्से याद रख लेना, उनमें हरित लवक पाया जाता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यदि क्लोरोप्लास्ट उनमें पाया जाता है तो ये बात क्लियर है, ये बात तय है कि वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, चाहे वो तना हो और चाहे वो पत्तियां हो या फिर चाहे वो पुष्प का कोई हिस्सा हो। आगे अभी आप पुष्प पढ़ेंगे, जब मैं मार्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत पुष्प के अंतर्गत मैं बताऊंगा पुष्प के 4 हिस्से होते हैं और उसी हिस्से में एक हिस्सा होता है कैलिक्स। तो वो कैलिक्स भी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं पुष्प नहीं कर सकता है प्रकाश संश्लेषण, या आप ये नहीं कह सकते तना नहीं कर सकता, या आप ये भी नहीं कह सकते हो कि पत्तियां, ये सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुल मिलाकर के पौधे के वो तमाम हिस्से जो कि हरे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करने में कैपेबल होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। अब ये जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, वैसे ही हमारा फ्लोएम भी 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक है जिसको बोलते हैं हम सीव एलिमेंट्स, एक होता है सीव एलिमेंट्स, ठीक है, एक होता है सीव एलिमेंट जिसको बोलते हैं चालनी, और दूसरा है कंपेनियन सेल, और एक है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक है फ्लोएम फाइबर। अगर आप ध्यान थोड़ा सा भी देंगे ना तो याद करना बहुत कठिन नहीं है, याद करना बहुत कठिन नहीं है। देखो ये पैरेन्काइमा और ये फाइबर ये जाइलम में भी है। वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा था, यहां पे फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। वहां पे जाइलम फाइबर था, यहां पे फ्लोएम फाइबर है। तो पैरेन्काइमा दोनों में कॉमन है, फाइबर दोनों में कॉमन है। तो ये बात याद रख लेना, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये जो है जाइलम में पाया जाएगा, ये जाइलम में पाया जाएगा, ये दोनों, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो होते हैं ये पाए जाते हैं आपके फ्लोएम में। बस अंतर कहां पे है? अंतर ये है कि वहां पे ट्रैकिड्स और वेसल्स पाए जाते हैं। वहां पे आपको ट्रैकिड्स और वेसल्स को याद रखना है, और यहां पे आपको सीव और कैंपेनियन याद रखना है। यहां पे सीव और क्या याद रखना है? कैंपेनियन याद रखना है। तो सीव और कैंपेनियन फ्लोएम के पार्ट होते हैं, और ट्रैकिड्स और वेसल्स किसके पार्ट होते हैं? ये पार्ट होते हैं जाइलम के, ठीक है। याद हो रहा है? अच्छी बात है। याद हो रहा है कि नहीं? ईमानदारी से जो लोग पूरी क्लास देख रहे हैं उनको याद हो गया होगा, याद हो रहा होगा, ठीक है, याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। अभी मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। याद हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। वो तो वीडियो भी थोड़ी समाप्त होने दीजिए, उसके बाद आप कमेंट्स करिएगा और बताइएगा आपको याद हुआ कि नहीं। वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन होता है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है, बहुत पूछा जाता है। और वृक्षों की आयु की गणना जो होता है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। दोनों में अंतर याद रखो। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होता है वो वृक्षों की आयु की गणना किया जाता है, और डेंड्रोलॉजी जो होता है वो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसमें दोनों में अंतर है
है ना, दोनों में अंतर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग समान है। इस वजह से दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन मत होना। अच्छा, कैसे 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 आप वृक्षों की आयु की गणना करते हैं? तो एनुअल रिंग की सहायता से करते हैं। कैसे करते हैं? एनुअल रिंग की सहायता से करते हैं। अगर आपने किसी ट्री यानी कि किसी भी पौधे के कटे हुए हिस्से को देखा होगा तो आपने उसके तने में ऐसे रिंग बने हुआ जरूर देखा होगा, ऐसे रिंग बना हुआ जरूर देखा होगा, ऐसा रिंग बना हुआ जरूर देखा होगा। देखा, अगर किसी भी तने को आपने कटा हुआ देखा होगा तो ऐसे रिंग को जरूर देखा होगा। इसी रिंग को वार्षिक वलय कहते हैं, इसी को हम एनुअल रिंग कहते हैं। तो वृक्षों की आयु की गणना जो होता है ये इसी एनुअल रिंग यानी कि वार्षिक वलयों को काउंट करके किया जाता है। और ऐसा ही नहीं, जो जानवर होते हैं ना, जैसे कि गाय हुआ, भैंस हुआ, उनके सींग में भी एनुअल रिंग का निर्माण होता है। सींग, हॉर्न जिसको बोलते हैं, अगर सींग को भी कट करेंगे तो भी आपको वार्षिक वलय नजर आएगा, वो एनुअल रिंग नजर आएगा। तो वो जो एनुअल रिंग है ना, वो वहां पर भी होता है, ठीक है, वहां पर भी पाया जाता है और वहां पे भी आप उनकी आयु की गणना कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वार्षिक वलय का निर्माण कब होता है? द्वितीयक वृद्धि के दौरान होता है, ठीक है। द्वितीयक वृद्धि का निर्माण कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के द्वारा होता है। ये मैंने आपको बताया, पौधा चौड़ाई में कब वृद्धि करेगा? जब कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं जो है विभाजन की क्षमता में आएंगी, ठीक है, विभाजन की क्षमता में आएंगी, ठीक है। तो ये आपको खूब अच्छे तरीके से ये समझ में आना चाहिए, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वार्षिक वलय जो होता है वो द्वितीयक वृद्धि के दौरान होता है। होता क्या है कि द्वितीयक वृद्धि, देखो हमारे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के मौसम में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनमें भी अनुकूलन की क्षमता अलग अलग होती है, जैसे हमारे अंदर भी होती है। मनुष्य क्या करता है? ठंडियों में खूब मोटी रजाई ओढ़ लेता है, गर्मियों में क्या करता है? खूब हल्के वस्त्र पहन लेता है, फिर भी पसीना फेंक रहा है। वैसे हमारे प्लांट्स भी होते हैं, हमारे पौधे भी होते हैं। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में धूप ज्यादा होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होने लगता है, उनमें ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ में होने लगती है। और ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होने की वजह से क्या होता है? उनके शरीर में जल की कमी हो जाती है, और जल को लेके कौन जाएगा? जाइलम। तो गर्मियों में जाइलम को अधिकाधिक काम करना पड़ता है, जाइलम को क्या करना पड़ता है? ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। इस वजह से जाइलम ज्यादा विकसित हो जाता है, फ्लोएम ज्यादा विकसित होने लगते हैं। तो कई बार आपने अगर इस फिगर को देखा होगा तो एक डार्क एनुअल रिंग आपको दिखाई देगा और एक हल्का दिखाई देगा। हल्का कब दिखाई देगा? जब वो ठंडियों के दिनों में निर्मित होगा। तो ठंडियों के दिनों में निर्मित होगा तो ठंडियों के दिनों में इसको कम काम करना पड़ता है, जाइलम को या फ्लोएम को कम काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। तो ठंडियों के दिनों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से वो थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, हल्का हो जाता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में जो होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा ब्राउन कलर का हो जाता है, ज्यादा गाढ़े रंग का हो जाता है। तो आप एनुअल रिंग के विषय में याद रख लेना कि वार्षिक वलय का जो निर्धारण किया जाता है, वार्षिक वलय का जो निर्धारण किया जाता है वो द्वितीयक वृद्धि के दौरान ही हो पाएगा। यानी कि पौधा जब चौड़ाई या मोटाई में वृद्धि करता है, अभी पीछे मैंने बताया चौड़ाई या मोटाई में वृद्धि करता है, तभी इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम द्वितीयक वृद्धि का नाम देते हैं। तो ये था हमारा प्लांट टिश्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको आपने पढ़ा, समझा और जाना, और आशा करूंगा आपको चीजें याद भी हो गई होंगी। एक बार ऐसे आंख मूंदेंगे और एक बार पूरा रिवाइज करेंगे कि सर टिश्यू के विषय में सर ने ये बताया है कि कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी तो टिश्यू बनेगा, और टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक विभाजन करेगी, एक विभाजन नहीं करेगी। विभाजन करने वाली होती है मेरिस्मेटिक और विभाजन नहीं करने वाली होती है परमानेंट। मेरिस्मेटिक में विभाजन होगा तो वो विकास करेगी, और परमानेंट में विभाजन नहीं होगा तो विकास नहीं करेगी। मेरिस्मेटिक तीन प्रकार के होते हैं, एक शीर्षस्थ जो पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाएगा और वो पौधों की लंबाई को वृद्धि करेगा। दूसरा होता है लेटरल, और वो पौधों की पार्श्व भागों में पाया जाएगा और पौधा चौड़ाई में वृद्धि करेगा। और तीसरा होता है इंटरकैलरी, और इंटरकैलरी तब एक्टिव होता है जब जानवर उसके हिस्से को काट खाते हैं, तो वो पुनः नई ब्रांच को लाने के लिए कैपेबल होता है। परमानेंट में मैंने बताया दो है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया सिंपल में कोशिकाएं समान होती, कॉम्प्लेक्स में कोशिकाएं अलग अलग होती हैं।
फिर सिंपल में मैंने बताया 3 है, एक पी है, सी है, एस है, पीसीएस। पीसीएस बनना है तो पहले नॉलेज को संचित करना, नॉलेज को संचित करोगे तो फिर क्या होगा, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप मजबूत दिखने लगेंगे। हो गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और फिर मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स है वो 2 प्रकार का होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। और कुछ भी नहीं याद रख सकते तो इतना तो याद रख ही सकते हो कि जाइलम जल और खनिज को लेकर के जाता है पत्तियों तक, और इसमें 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ट्रैकीड है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम वो पत्तियों में बना हुआ भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है पौधों के अन्य हिस्सों में। ये भी 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया। इसमें एक सीव सेल, एक कंपेनियन सेल, एक फ्लोएम पेरेन्काइमा और एक है फ्लोएम फाइबर। तो आशा करूंगा ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एनर्जेटिक लगा होगा। निश्चित रूप से ये चैप्टर आपका तैयार हो गया होगा, पूरा एक चैप्टर कंप्लीटली आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। मिलूंगा इसके पार्ट 2 में इससे भी बेहतर तरीके से। अगला चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्लांट मॉर्फोलॉजी पर बात करूंगा, यानी कि पादप ऊतक पर, पादप आकार की पर बात करूंगा। उसकी जड़, उसकी तना, उसकी पत्ती, उसके फूल, सबको हिला डालेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि दीपावली के अवसर पे ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आपका और हमारा जो कम्युनिकेट करने का माध्यम है वो आपके कमेंट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। मिलता हूं अगले वीडियो में।